डॉक्टर साहब का वीडियो आ गया है, डॉक्टर रिजवान सैयद। टाइटल है बांग्लादेश हिंदूज प्रोटेस्ट। अब हिंदू भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर यार। तो क्या बात है, देखते हैं। पहले तो बोल रहे थे कि हिंदू चुपचाप रहें, खामोश रहें और किसी को अपनी लोकेशन ना दें। तो डॉक्टर साहब की बात उन्होंने समझी नहीं। अभी वो भी आ रहे हैं एहतजाज करने। देखते हैं अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। प्ले करें। उस पर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। हिंदू सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से उतरे हैं, ये बात करेंगे। 1971 में भारत से क्या गलती हुई उसका विश्लेषण करेंगे। नहीं, मैं पीओके की बात नहीं कर रहा, पीओके से मुझे बात बराबर भी प्रेम नहीं है, ये बात करेंगे। इस बांग्लादेश की पूरी घटना से भारत के लिए क्या सबक है और मैं सरकार से क्या सवाल पूछता हूं, इस पर बात करेंगे। भले ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको एक सिंगल लाइन में बता दूं कि हमारे खिलाड़ी पोगट को जहां तक लीगैलिटी का मामला है वहां तक ये पहले बता दूं कि बहस जारी है। साधवे साहब ने बहस की है, जरूर अच्छी की होगी, लेकिन ये मैं पहले बता दूं कि उसको सिल्वर मेडल अवार्ड होना चाहिए। और बहुत खुश हुए इस बात पर कि हमारे और आपके कैडेट्स, मिशन भारत के कैडेट चांदनी और कैडेट रीतम पहले सब जूनियर फीमेल फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में सेलेक्ट हुए, फिर मंडल बाराबंकी में सेलेक्ट हुए। मंडल का मतलब यूपी में होता है 5 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक मंडल बनता है। इस टाइम वो अयोध्या में हैं दोनों आपके कैडेट्स, और वो कल बनारस इंटर मंडल स्टेट सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं 2 दिन के लिए। सो थैंक्स टू यू ऑल, आपको भी मुबारक और मुझे भी मुबारक। मुक्ता, आज बांग्लादेश पर बात होगी, मेरा विश्लेषण आपके सामने है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली है। अच्छी बात यह है, भले सिंबॉलिज्म है कि शपथ लेते ही मोहम्मद यूनुस ने बोला है कि अगर आप माइनॉरिटीज पर अटैक जारी रखेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस चीज का स्वागत करता हूं। हिंदू भाई भी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उतर आए हैं। अब इधर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में घेरने की कोशिश करी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को कि आपके ट्वीट में हिंदुओं का कोई जिक्र नहीं था, जो आपने मोहम्मद यूनुस को बधाई देने के लिए किया था। देखो यार अनुराग ठाकुर, देखो यार मेरे हिंदू भाइयों, कांग्रेस की या किसी भी विपक्ष की पार्टी की जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है, साफ है। आप उसको घेर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी अपनी रणनीति इसी तरह साफ कर दीजिए ना। उसको घेरने से बेटर घेरिए आप सेकंड स्टेज में, इसको आप लाइए प्रायोरिटी 2 पर। प्रायोरिटी 1 आप ये करिए कि आप अपनी नीति तो क्लियर करिए ना कि आपकी नीति क्या है। उनकी नीति तो क्लियर है, वो बता चुके हैं। उनको लग रहा है कि समाज में, दुनिया में, राजनीति में उस नीति से उनका फायदा हो रहा है। या तो आप भी वो नीति अपना लीजिए, और अगर आपको वो नीति, बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, नीति नहीं अपनानी है तो इस देश के सामने 10 साल हो गए हैं आपको, अब 11वां शुरू हो गया है। आप अपनी नीति साफ करिए और अपने पत्ते खेलिए। क्यों फिक्र करते हैं इधर की उधर की, दुनिया की, सेकुलरिज्म की, इसकी उसकी, क्यों करते हैं? ये पहला मूल सवाल है। तो साहब ये है कि अटैक्स अभी भी सुनने में आया है कि माइनॉरिटीज पर, हिंदुओं पे नहीं रुके हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि जो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे किसी ने कल वेस्ट बंगाल के एक बंदे ने बताया कि सर हमारे भी वहाँ पर रिश्तेदार हैं और ये जो मंदिर को घेर के प्रोटेक्शन की फोटो खींच रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है एक नैरेटिव सेट करने के लिए। फोटो अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, तुम भी अपने रास्ते, हम भी अपने रास्ते, वो फोटो वायरल हो गई, लोकसभा में दिखा दी गई, दुनिया में दिखा दी गई कि देखो किस तरह से मंदिर को बचाया जा रहा है। उसके बाद मंदिर को फूंक दिया गया। चलिए साहब आगे आते हैं। सबक भारत ने इस पर क्या क्या सीखने चाहिए। एक अकेला आदमी जो किसी का ढोल नहीं बजाता है, बड़े गर्व से बोल रहा हूं इस बात को। जिस टाइम से सीए की बात चल रही है, जिस टाइम से, अभी से नहीं, एक ऐसा बंदा है जो डिबेट्स में और अपने प्लेटफॉर्म में एक बात चीख चीख कर बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ये कैसे तय कर सकते हैं, या भारत का पार्लियामेंट ये कैसे तय कर सकता है कि 31 दिसंबर 2014 तक जितने लोग आ गए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उसके बाद आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मोदी जी से डरकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान और सरकारें इतना डर जाएंगी कि हिंदुओं पर आने वाले 100 साल के लिए कोई हिंदू होने की वजह से उत्पीड़न नहीं होगा।
हिंदू होने की वजह से उत्पीड़न नहीं होगा। जो पुराने मुझे सुनने वाले हैं, नए सब्सक्राइबर्स की मैं बात नहीं कर सकता, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। और मैं एक बार फिर पुनः सही साबित हुआ हूं कि आपने ये कैसे तय करा, क्यों तय करा, भाई समझाइए ना देश को। अरे आपने अगर ये तय करा है, इसकी लॉजिक दीजिए ना। पब्लिक से आप मन की बात बहुत करते हैं, आप करिए पब्लिक से मन की बात, आप बताइए पब्लिक से कि ये। अरे भाई आज भी इस देश में आरक्षण है ना, आरक्षण है ना, लगभग 50% और लगभग 50% जनरल है। तो मैं वो वक्ता हूं जो ये नहीं कहता, सुनो, कि कोई अगर अफगानिस्तान से मुसलमान आए या बांग्लादेश का मुसलमान आए या दुनिया में कहीं से मुसलमान आए तो सरकार सिटीजनशिप उसकी ब्लॉक ही कर दे, बैन ही कर दे। यूनाइटेड नेशन का सिग्नेटरी होने के बाद आप ये नहीं कर सकते। देखो, इससे ज्यादा और न्यूट्रल वक्ता क्या होगा। लेकिन जैसे रेड लाइट एंड ग्रीन चैनल होते हैं, रेड चैनल और ग्रीन चैनल, जैसे भारत में ही रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन होता है। अरे यार, तुम दुनिया भर के हिंदुओं के लिए, खास तौर से जो मुस्लिमी मुल्क से आपके देश में आ रहे हैं, जो उनका मूल निवास है, यहां पर आने के लिए उनको प्रायोरिटी पर रिजर्व ही कर दो, दूसरे को मना ना करो, उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दो, इनकी दूसरी कैटेगरी में डाल दो और उनको लो। और ये जब तक भारत है, जब तक दुनिया है, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब तक दुनिया है, मैं कहता हूं, ठीक, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा है, क्या सोच के बंद किया है? क्या बांग्लादेश की इस घटना के बाद सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी, रिव्यू करेगी और ये एक ग्रीन चैनल, आसान चैनल उन भाइयों के लिए खोलेगी जो 2014 31 दिसंबर को बंद कर दिया है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सीए ओपन हो गया है, रिजवान सर तो ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। मेरे भाई, सीए ओपन 31 दिसंबर 2014 तक के लिए हुआ है, कान खोल के सुन लो। उसके बाद जो आएगा बेचारा बांग्लादेश से हिंदू भागकर, वो भी बेचारा घुसपैठिया माना जाएगा या रेफ्यूजी माना जाएगा। ठीक, 71 की गलती को हम लोग रोते हैं, 71 की गलती को हम लोग रोते हैं कि साहब 71 में इंदिरा जी ने पीओके को सौदा कर लेना चाहिए था। बांग्लादेश को फ्री करने के बहाने 90,000 95,000 बुज़दिलों को, जो जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको छोड़ने के एवज में, ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भैया 1971 के बाद पीओके का सौदा कर लेना चाहिए था, पीओके ले लेना चाहिए था। देखो, पीओके वापस जाए, अपने मन से खड़े होकर बोलता हूं और बड़ा जिद्दी आदमी हूं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी अगर ये बोल रहा होगा कि पीओके भारत में आए, तो रिजवान अहमद अकेला अपने मंच पे खड़ा होकर बोल रहा होगा कि नहीं आए। और तुम 140 के 140 मूर्ख और बेवकूफ हो, और मैं ही अक्लमंद हूं, क्योंकि मुझे पता है पीओके आने के 30 साल बाद क्या होगा। बिल्कुल क्लियर है स्टैंड, अपने स्टैंड रिजवान अहमद बदलता नहीं है। अरे तो यार इंदिरा जी इतना ही कर लेती कि इस बांग्लादेश जो बना रही थी वो यार हिंदू बांग्लादेशी जो थे उनके लिए एक छोटा सा देश कटवा देती यार, उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा देश कटवा देती, बहुत तरक्की करता। 1971 में मैं ये कहता हूं ये कर देती तो ये ज्यादा बढ़िया फैसला होता। और कैसे कर देती ये भी सुनो आपको। जो पीओके कब्जा किया गया वो पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली किया। आप लोग मैप देखिए, पीओके देखिए, एक जगह लोकलाइज कब्जा नहीं किया गया, हर जगह इस हिसाब से किया गया कि पीओके मेनलैंड इंडिया और मेनलैंड पाकिस्तान के बीच में एक कुशन, एक बफर जोन बन जाए। इस नजरिए से कभी इस मैप को देखा है? आज देख लीजिए, अगर नहीं देखा हो तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह भारत को वो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक हिंदू भाई बहनों के लिए एक मुल्क 1971 में काट लेना चाहिए था और इस हिसाब से उसकी बाउंड्री तय करनी चाहिए थी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में वो एक बफर कंट्री बन जाए बस। और वहां बिल्कुल अपनी तरह अपने हिसाब से लोग आते जाते, वीजा होता, पासपोर्ट होता, जो होता, लेकिन इतना मानता हूं चलो वो कंट्री दूसरी होती। अब जो वहां पर हिंदू बंगला भाई बाहर निकल के बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, बड़ी अच्छी बात है, बोलना चाहिए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि भैया हमने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। तो मुझे इनबॉक्स एक जाहिर ने लिखा कि साहब वो तो यही बात तो बोल रहे हैं जो हम लोग बोलते हैं, तो आप तो उनका समर्थन कर रहे हैं। ना, दोनों बातों में बहुत फर्क है मेरे लाल, मेरे जाहिल बजरा, मेरे भैया।
जब बांग्लादेश आजाद हुआ, जिसमें हिंदू भी मारे गए, जिसमें मुक्ति बहानी में हिंदू भी हथियार उठाकर वहां पर लड़ा बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, लेकिन उस हिंदू ने बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद, उस आज़ादी के लड़ाई के बाद अलग मुल्क नहीं मांगा, जैसे मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई की कीमत मांगी और एक नहीं दो दो मुल्क ले गए। वो तो तीसरा भी ले जाने वाले थे, वो तो को सरदार पटेल ने रोक लिया। दोनों बातों में फर्क है। हमने मुसलमानों ने आज़ादी लड़ाई की लड़ने के बाद उसकी कीमत वसूल कर ली थी, बांग्लादेश के हिंदुओं ने कीमत वसूल नहीं करी, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई जो 22% से घटते घटते 9% बना गए। बीच का जो देश काटना चाहिए था, पीओके नहीं लेना चाहिए था, देश काटना चाहिए था। तो पहला सबक भारत के लिए कि सीए को ओपन टू लाइफ करो, जो भी नॉर्म्स रखने हैं रखो, लेकिन एक अलग चैनल, एक अलग रास्ता बताओ हिंदुओं के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया आज अगर आपका बीबीसी के लेवल का, अल जजीरा के लेवल का, सीएनएन के लेवल का, जो आराम से हो सकता है, आराम से सब्सक्रिप्शन वाइज, अगर आपका दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया होता, 140 मुल्कों में देखा जा रहा होता, तो आपकी आवाज बांग्लादेश को लेकर, ये मैं भारत की सरकार को संबोधित कर रहा हूं, पूरी दुनिया में पहुंच रही होती। और जब आपका मीडिया इंटरनेशनल हो जाता है और आपके एम्प्लॉइज उसी कंट्री के हो जाते हैं, तो आपको उसी कंट्री के लोकल इंफॉर्मेशन इनपुट्स, आईबी अपना काम कर रही है, रॉ अपना काम कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन वो अंदर के इनपुट आपको मिलने शुरू होते हैं उस देश के, समाज के, उसकी कंपन के, उसकी लहरों के, वहां पे क्या रेवोल्यूशन आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो ये जितना भी इंटरनेशनल मीडिया होता है, ये एक मान्यता प्राप्त प्रेस के नाम पर आपके लिए वो शानदार सूचना का एक जरिया होता है कि आपकी आईबी और रॉ भी इसके आगे फेल हो जाएगी। पहला सबक, सीए को लाइफ लॉन्ग लाओ। दूसरा सबक, फिर से बता रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया बनाओ। तीसरा सबक, देश में डेवलपमेंट के बाद भी विपक्ष की बातों के चलते जनता गुमराह हो सकती है। ये सबक सीखो मोदी जी। किससे? बांग्लादेश। इंटरनेशनल ताकतें, फॉरेन ताकतें आपके देश में उथल पुथल किसी भी बहाने से पैदा कर सकती हैं। आप चाहे जितना डेवलपमेंट का, जितना रोजगार का, जितना सड़कों का, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितना बुलेट ट्रेन का, जितना आत्मनिर्भर का बात करते जाएं, तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं और देश में आवाज उठाने वाली ये देश विरोधी ताकतें हैं, इनको निपिंग एट द बड किया जाता है कि जहां ये सर उठाएं इनको रौंद दिया जाता है, इनको खत्म कर दिया जाता है। तो ये आपके लिए तीसरा सबक है जो आपको यहाँ सर मोदी जी सीखना चाहिए। जय हिंद। यार आपकी बातों में ऐसा लगता है आप हमेशा बस मुसलमानों को ही आड़े हाथ लेते हो। आप हिंदू भाइयों के लिए सपोर्ट करते हो, मानते हैं, आप करो, ठीक है, उनका हक है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी कौम को इस तरह बोलें। और एक बात बोल रहे थे कि जब मुसलमान इंडिया में बोलते हैं भाई हमने इंडिया की आज़ादी के लिए हमने भी खून बहा है, तो बोलता है नहीं आप नहीं, बांग्लादेशियों के लिए इसकी हमदर्दी है, लेकिन वहाँ की जब मुसलमानों की बात आती है तो इस तरह बातों को घुमाता है। कहा कि लोगों को लगे भाई मैं बड़ा हिंदुओं का समर्थक हूँ, बड़ा सपोर्टर हूँ, और मोदी जी को हर बार ये सलाह देता है। भाई आप मोदी जी को ना बताएं, मोदी जी खुद बड़े अक्लमंद आदमी हैं, उनको सब पता है। और हिंदुओं के लिए आप जो आवाज़ उठा रहे हो ना, आपकी आवाज़ की कोई अहमियत ही नहीं है। उनके पास खुद ही इतने बड़े लीडर हैं भाई, वो अपने हिंदुओं की हिफाजत करना जानते हैं। और बांग्लादेश की बात हो रही है तो वहाँ से बात को घुमा के सीधा कश्मीर पर आ गया, हमारे वाले पे, और वो भी कतर वाली जंग याद दिला रहा है कि भाई हमने इतने कैद कर लिए थे, सौदा करते, कश्मीर इनसे ले लेते, फिर इनको फौजी देते। तो यार ये कैसी बातें करते हो डॉक्टर साहब? आप अपनी बात करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। ऐसे तो आप ऐसे लोगों को गुमराह तो ना करो ना, आप हमें गुस्सा दिला दो यार। आज आपने ऐसी ऐसी बातें कही है ना, अजीब लग रहा था आपको सुन के। भाई ये शाह साहब भी ना पुरानी बातों को फिर से नोच कर भाई अभी भी नौजवानों को बता रहा है यार। मुझे ये भाई आप पहले हिंदुओं बोला लोकेशन उल्टा हो गया। हाँ देखो ना कितने सारे निकल के आ गए, आपकी कोई सुनता ही नहीं है भाई, आपकी बात की अहमियत नहीं है। फिर भी जो सर पे आप उनको भाई ऐसे जो दे रहे हो ना सोल्यूशन, तो भाई ये तो सही नहीं है। पहले तो बड़ा कह रहे थे, मुझे भी मैसेज आ रहे हैं तो भाई मत निकलना। अरे भाई देखो भी कितने सारे हिंदू भाई निकल के आ गए, अपनी मंदिरों का भाई हिफाजत खुद कर रहे हैं।
देखो ना, वो भी एक बड़ी बात है। आप तो कह रहे थे नहीं निकलो, उनको और डरा रहे थे। भाई निकलेंगे अपने हक के लिए तो भाई आवाज़ बहुत ताकतों के पास पहुंचेगी ना। तो ये बात शाह साहब की गलत है। मैं शाह साहब ये भी कह रहे थे 71 वाले जंग में, भाई ये अभी पुरानी बातें फिर से निकाल रहे हो यार। सारे सब कुछ भूल गए हम, आप वही याद दिला रहे हो भाई। राहुल गांधी को भी भाई, उसको भी आड़े अरे उसको छोड़ो भाई, वो तुम अपना काम करो ना। राहुल गांधी का छोड़ो, उसने भी ट्वीट किया है तो उसको भी भाई पीछे पड़ गए हो। और कोई बात नहीं करता हिंदुओं की बात नहीं करता भाई, वो ट्वीट है भाई, जो दिल करेगा वो कहेगा, जिसको सही लगेगा उस टाइम पर वो वही लिखेगा। आपकी मर्जी पर थोड़ी लिखेगा भाई साहब। मोदी जी को भी सलाहें दे रहा है भाई। ये अमन की बात नहीं करेगा, ये लड़वाने की बात करेगा। बस हिंदू भी लड़े और मुसलमान भी लड़े, बस इसको ही मज़ा आता है। ये नास्तिक है भाई, किसी को भी नहीं मानता है। मैं बार बार बताओ, ये ना हिंदू है ना ये मुसलमान है, ये बीच वाला ये ठग है, ये लड़वाने वाला है। बांग्लादेश वालों को भी हिंदू को बोला था छुप कर बैठ जाओ, किसी को एड्रेस नहीं पता, वो निकल आए ना। वो अपने हक के लिए तो निकलेंगे भाई, वहाँ के रहने वाले। ये बस मंजन बेचता रहता है ना। ये 1971 वाली भी बातें ऐसे निपटा रहा है, यूँ घुमा घुमा कर लोगों को गुमराह कर रहा है। भाई वो वक्त दूसरा था, अभी ये है ना 2024 में जी रहे हो आप, और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को ये सलाह दे रहा है। तो आप ऐसा ना करो, मेरी बात सुनो भाई। तेरे जैसे तो उनके पास तो हम दबाते मोदी जी के। ये भी बड़ा हरामखोर है, इसको तो समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को तो घर वाले भी नहीं सुनते, और क्या बाकी लोगों को ये मंजर बेचता रहता है। ये मैं बोलता हूँ भाई, इसकी ध्यान नहीं दो। जो अच्छी बात लगी ना वो लास्ट वाली बोल रही है, तो ये बाहर वाली जो ताकत है ना, वो हिंदुस्तान को ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। वो भी नरेंद्र मोदी जी को पता है। बहुत सारे पॉलिटिक्स है, बड़े बड़े लीडर है वहाँ पर भाई, वो सब जानते हैं, वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए। आप बस ऐसे ही झाड़ते रहते हो, फूकते रहते हो, आपको कोई भी नहीं सुनता है। शाह साहब ने जो भी बताया मैं सुन रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है, एक बंदा जो बोल रहा है बता रहा है, लेकिन वो बता तो रहा है, किस मौके पे वो बात कर रहा है उस पर हमारी तवज्जो थी। कि शाह साहब बता रहा था कि आज मैं बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा। चलो मानते हैं हम शाह साहब को, उसी ने जो बोला कि हम आपको बांग्लादेश के बारे में दिखाएंगे, बताएंगे, वो ठीक है। आप बांग्लादेश के बारे में हमें बता रहे हो, बांग्लादेश का आज कल गुजरा हुआ कल कैसे था, बांग्लादेश का आने वाला कल क्या है, फ्यूचर कैसे होगा, ये बातें आपको समझानी चाहिए। अब जो है कौन सा रुख तब्दील होगा, क्या होगा, शाह साहब वो हमें सिखाइए, बताइए। क्योंकि हम लोग बैठे हुए आपको सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं हम, क्या सच्चे क्या झूठे वो भी हमें पता चल रहा है। लेकिन आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो तो बांग्लादेश का हमें बताओ। आप दूसरे देशों पे तनकीद कर रहे हो, दूसरी कौमों पे तनकीद कर रहे हो, एक चीज़ के आड़ में बाकी चीज़ों को भी टारगेट कर रहे हो। शाह साहब ये आपको हम हक नहीं देंगे। किसी भी मुल्क का जो भी अवाम होगा, जो सियासतदान होगा, कोई मुलाजिम होगा, किसी भी मुल्क का आम बंदा होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि एक मसला है जिस पे आपको बात करनी चाहिए, आप उस मौजू पे बात करो। आप जो है बाकी चीज़ों को टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की बात करनी है, आप हिंदुओं की बात कर रहे हो, ठीक है, हम सुन रहे, हिंदू है, बांग्लादेश के हैं, उन्हें भी इत्तेजाज करना चाहिए। क्योंकि उनके मुल्क की जो भी आज़ादी, अब तो आज़ादी की बात होगी ना, अगर उनको गवर्नमेंट टॉर्चर कर रही है तो उनको गवर्नमेंट से निजात चाहिए ना। अब ऐसी बातें बताओ ना, या ऐसे तो नहीं कहो कि मैंने जो है कुछ कहा था कि हिंदू भाई छुप जाए। अबे क्या तेरे जैसे डरपोक है क्या? अगर बांग्लादेश में हिंदू है तो वो तेरी बात मानेंगे क्या डरपोक की? कि जो है एक बंदा हमें बोलता है आप घरों से ना निकलो। अबे वो बुज़दिल है क्या? अगर घरों में छुपेंगे तो घरों में उनसे क्या वो छुप जाएंगे क्या? वो दूसरे लोगों को फिर एक मौका मिलेगा। कोई भी पड़ोसी होगा बोलेगा यार ये तो डरपोक है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी मजहब का हो, ये डरपोक है, हम लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए, बांग्लादेश के लिए, गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। अपनी जो है हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, कारोबार नहीं मिल रहा है, हम उसके लिए जो है हुकूमत से लड़ रहे हैं, आज़ादी चाह रहे हैं हुकूमत से, हमारे मुतालबे हुकूमत जो है ठीक वो पूरे करे। या मैं एक बंदे कुछ लोगों को बोलूँ कि आप 10 लाख बंदे हो, इस धर्म के हो, इस कौम के हो, आप छुप जाओ। यार 5 लाख 10 लाख छुप जाएंगे क्या? वो इतने कमजोर हो गए क्या उस देश में? आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी ने जो है यूसुफ को जो है मुबारकबाद दी, तो उसी ने जो है कि हिंदू भाइयों के लिए कुछ नहीं बोला। अरे भाई वो सियासत अलग चीज है, किसी भी धर्म की बात अलग चीज है। उसी ने उसको जो है मुबारकबाद दी है, तो उसी में वो उसी चीज का काम नहीं है कि दूसरी चीज को उसी में दाखिल कर जाए। ये ऐसे मसले नहीं होते। एक पार्टी का लीडर है, चाहे एक मिनिस्टर है,
अगर किसी को मुबारकबाद देना चाहता है तो वो मुबारकबाद ही देगा, किसी दूसरे मसले की बात नहीं उठाएगा। ट्वीट करे, वॉइस करे, क्या भी करे, वो ऐसे नहीं चाहेगा कि मेरे मुबारक देने से कुछ हो जाए। लेकिन अगर वो उसी में कुछ डायलॉग मुख्तलिफ बोलेगा ना तो उसके कैरियर पे लोग उंगली उठाएंगे। भाई आपको अगर मुबारकबाद देनी थी तो मुबारकबाद देते, आप हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन दूसरी लोगों को आपने क्यों खींच लाया? आप लीडर कैसे हो? लोग सवाल या निशान उठाएंगे। आपकी तरह थोड़ा ही है शाह साहब के, राहुल गांधी हो, कोई भी हो मिनिस्टर, कोई भी लीडर हो, अपोजिशन लीडर, लेकिन वो जो है ना एक पार्टी का लीडर है, एक घर के फैमिली मेंबर नहीं है। वो उनके पास पीछे जो है बहुत अवाम की ताकत है। वो ऐसे लफ्ज बच्चों वाले तो नहीं बोल सकता है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बोला भाई मामू ने। और ये डॉक्टर साहब ये ना घुमा फिरा के बात करते हैं, बस इनको तो हम सुनते थे कि हमें थोड़ा नॉलेज हो, लेकिन क्या करें भाई, ये भी ऐसी बातें करते हैं। बाकी देखते हैं और क्या होता है। बांग्लादेश का मसला भाई, हिंदू भाइयों को मुसलमान निकाल रहे हैं, इसलिए अभी वो एहतियात करें, हम नहीं जाएंगे, हमने कुर्बानियां दी है, तो इस वजह से वो भी निकले। तो हम चाहेंगे हिंदू मुसलमान अमन के साथ रहें, बाहर वालों को ताकि मौका ना मिले कि वो अभी उनको खा जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 2 महीने का नेक्स्ट